नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या दिल्ली की चुनावी लड़ाई मुसलमान वोट पर आके टिक गई है? सवाल यह भी है कि ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा कि जिन्हें आप एंटी नेशनल कहेंगे उन्हें हम नेशनलिस्ट कहेंगे, यानी उन्हें हम राष्ट्रवादी कहेंगे, देशद्रोहियों को। क्या दंगाइयों के भरोसे दिल्ली का दंगल जीत पाएंगे ओवैसी? दिल्ली के ओखला में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा की और इस रैली में एआईएमआईएम उम्मीदवार शफा को जमानत नहीं मिलने पर ओवैसी भड़क गए। आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नेताओं को उन्हीं आरोपों में जमानत मिल गई, लेकिन शफा को क्यों नहीं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने राम रहीम को पैरोल मिलने का जिक्र किया और इसी के सारे मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भी करारा हमला बोला और यहां तक कह दिया कि अखिलेश ने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ दरी बिछाने के लिए किया। अब सवाल है, क्या दिल्ली में मुसलमान वोट पर घमासान मचा हुआ है? अगर दिल्ली में मुसलमान वोट बटेंगे तो फिर फायदा किसे होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। दिल्ली के रण में अब बस चंद दिन का ही वक्त बचा है। हर पार्टी चुनावी प्रचार कर रही है। इस बीच मुसलमान वोट की लड़ाई तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी उम्मीदवार के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन और शिफा के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। दंगे के आरोपियों को टिकट देने से सवालों में घिरे ओवैसी ने ओखला की रैली में यहां तक कह दिया कि जिसे आप देशद्रोही कहेंगे, हम उन्हें राष्ट्रवादी कहेंगे। मजलिस पर इल्जाम कि मजलिस ने क्यों दिया शिफा को। अरे याद रखो, अगर चुनाव फिर होगा फिर शिफा को देंगे, या जो जेल में बैठा है वो मजलूम है तो उसको टिकट देंगे। ये मजलिस की पॉलिसी है। हम चाहते ही हैं कि जो जिसको दबाया जा रहा है, जिसको तुम एंटी नेशनल कहते हो, हम उसको नेशनलिस्ट कहेंगे। जिसको तुम कम्युनल कहते उसको हम सेकुलर कहेंगे। तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है। ना केजरीवाल का एजेंडा कबूल करेंगे, ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे। हम अपना एजेंडा तय करके जनता में आए हैं। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को कल ही जमानत मिली है, जबकि शिफा को जमानत नहीं मिलने पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और सवाल पूछा कि इनको जमानत मिल जाती है, लेकिन उनकी पार्टी की शिफा को क्यों नहीं। दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल को जाता है, उस पर भी तकरीबन उतने ही सीरियस आईपीसी के चार्जेस लगते हैं, पीएमएलए भी लगता है। मगर आखिर क्या वजह है कि सिसोदिया पर भी शराब का इल्जाम, केजरीवाल पर भी शराब का इल्जाम, जैन पर इल्जाम, खुद ओखला के आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए जो अनकरीब रिटायर होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उनको भी जेल में डाला गया। ये 4 जेल को जाते हैं और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। 6 महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहे। 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। सिसोदिया 12-15 महीने रहे, बेल मिल गई। जैन काफी लंबा अरसा रहे, जेल मिल गई। यहां के मौसूफ जेल को गए, वापिस आए, फिर गए, फिर वापिस आए। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो शिफा के पास नहीं है? इतना ही नहीं, ओवैसी ने राम रहीम का जिक्र किया और उसी के बहाने अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। हरियाणा में एक बहुत बड़े बाबा हैं, राम रहीम कहते हैं उनको। सुना नाम आपने? राम रहीम उनका नाम। राम रहीम उनका मुझे वो क्या करते मुझे उससे मतलब नहीं है।
मगर समझाने के लिए बता रहा हूं, वो बाबा राम रहीम के पीछे उनके लाखों चाहने वाले हैं। जब कभी चुनाव आता, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता और हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम भीख मांग रहे 5 साल से कि शिफा को घर आना चाहिए। तुम में ताकत है मगर तुमको एहसास नहीं है। राम रहीम के पीछे उसके चाहने वाले लाखों, शायद 10-15 लाख होंगे और उन 10-15 लाख के लिए हर बार उनको छोड़ा जाता है। सोचो तुम्हारी ताकत क्या है, तो सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही बात जब मैं कहता हूं तो कल से आप देखेंगे ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। दिल्ली की लड़ाई में अखिलेश यादव केजरीवाल के समर्थन में उतर रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के लिए अखिलेश रोड शो करने वाले हैं। ओवैसी ने जमकर अखिलेश पर भी करारा प्रहार किया और कह दिया कि अखिलेश ने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ दरी बिछाने के लिए किया। मुझे बताया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। ये वो अखिलेश है। जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था। आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए। 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? आजम खान को सजा हो गई। अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों, याद रखो अकला की जनता, ये लड़ाई आपकी सियासी आवाज की है। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली की लड़ाई मुसलमान वोटरों पर आ गई है, और सवाल ये भी है कि क्या मुसलमान वोट के लिए वार पलटवार का प्रहार आगे भी देखने को मिलेगा। सवाल ये भी है कि क्या दंगों के आरोपियों के सहारे दिल्ली का दंगल जीत पाएंगे ओवैसी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए रिपोर्ट आप देख चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं, आप समर्थक भी हैं। प्रेम कुमार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जी बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं, ये ओवैसी साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं, ना केजरीवाल का एजेंडा कबूल करेंगे, ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे, हम अपना एजेंडा तय करके जनता के बीच में आए। वो कौन सा एजेंडा है आपका? एजेंडा यही है हिमांशु भाई कि कानून की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी गई थी कि बगैर किसी की जात धर्म देखे, अमीरी गरीबी देखे, छोटा बड़ा देखे, क्षेत्र को देखे, उसके बगैर सबके साथ इंसाफ कर सके कानून। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 2 सीटें सिर्फ हम लोग लड़ रहे हैं दिल्ली में, और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया की नजर वहीं पे है, उसको मरकज बना दिया है। और ये अच्छी बात ये है कि हम कामयाब हो रहे हैं। कामयाबी हमारी यही है। हमारी कोशिश ये थी कि इन मजलूमों की आवाज जो है मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया के सामने जाए, और उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। पूरी दुनिया को ये बताने में कामयाब हुए हैं कि जिस तरह से मुसलमानों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, तमाम गंभीर धाराओं में तमाम नेताओं को जमानतें मिल गई। अभी आप क्लिप चला रहे थे ओवैसी साहब का कि आशाराम जी और तमाम और साधु महात्मा, कितने बड़े बड़े लोग शराब के गंदे नाले में ढकेलने वालों को जमानतें मिल गई दिल्ली में। लेकिन ये 2 बहुत नहीं, तो आपका एजेंडा क्या था? क्लियर कट बताइए, एजेंडा क्या है आपका? हमारा एजेंडा है मुसलमानों की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाना। तो मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए और किसी के नहीं? नहीं, फिलहाल तो हम इसीलिए 2 सीट लड़ रहे हैं। अगर हमें 70 पे लड़ते तो कहते ये इनके भी टीम है, इनको हमें जिताने की। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जिन 2 सीटों की आप बात कर रहे हैं वहां पर आपको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, क्योंकि आपने कहा सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाना, और कोई दोनों जाहिर बात है कि मुसलमान सबसे ज्यादा इस वक्त कुचला गया है,
और दलित और हमारे आदिवासी भाई, हम मोटा मोटी ये दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक इन्हीं की आवाज को उठाना नहीं तो चाहते हैं। मेरे को बहुत जल्दी से बताइएगा रियाज साहब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग सेक्युलरिज्म की आपने 3-4 बार शब्द बोल दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बोल दिया, लेकिन आप तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों से इधर उधर आप बिल्कुल भटकते नहीं है। बात तो सबकी कीजिए ना, दबे कुचले सब लोग हैं। हिमांशु भाई, जो सबसे ज्यादा सताया जाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे। हम दलितों की आवाज भी उठाते हैं, हम आदिवासियों की आवाज भी उठाते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि दिल्ली में 2 हमारे साथी हैं जो जेलों में हैं, उनको जमानत नहीं दी जा रही है। तमाम लोगों को जमानतें मिल गई। अरविंद तो केजरीवाल ताहिर दबाए हुए हैं, ताहिर कुचले हुए हैं, दबाए कुचले हैं ताहिर क्या कह रहे हैं? ताहिर दबे कुचले हैं। जाहिर बात है, हर मुसलमान इस वक्त जो है जितना अरे वाह, उसको खौफ है, उसको डर है कि जिनके कहां घर जा से रहा है, गुलेल मिली, सारे हथियार मिले, सब स्पष्ट है, वो दबे कुचले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। हिमांशु भाई, आप ये कोर्ट को करने दीजिए, ये काम आपका हमारा नहीं है। हाँ। कोर्ट जिस दिन नहीं, उनको साबित कर जो तथ्य वो तो मैं रखूंगा ना, जो तथ्य है, जो कोर्ट में लिखा हुआ है दस्तावेजों में, वो तो मैं बात करूंगा ना। बिल्कुल करिए, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए मेरे भाई। तो वही तो बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इतने बेदाग होते अभी तक, बिल्कुल बाहर होते, वो दोष मुक्त हो जाते। चलिए ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। रवि श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी का एजेंडा नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक इतनी बौछार कर दी असदुद्दीन ओवैसी ने, और क्लियर कहा कि आप लोग भी मुसलमानों को बस दिखाने के लिए साथ में है, वरना साथ तो सिर्फ यही दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा। देखिए, पहली बात तो ये, आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, काम की राजनीति करती है। अपने मुद्दों की बात करती है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो दिल्ली वालों के मुद्दे हैं, जो पानी, बिजली, सड़क और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, सिर्फ उनकी बात करती है। कोई धर्म का, ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा, वो बड़े नेता हैं, उनका हक है, वो अपने लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपनी शिफा के लिए और ताहिर हुसैन के लिए प्रचार कर रहे हैं 2 सीटों पे। तो उनको जो सवाल वो पूछ रहे हैं, वो सवाल का जवाब तो देश की माननीय जुडिशरी ही देगी। अच्छा, उस सवाल का जवाब तो केजरीवाल नहीं दे सकते, आम आदमी पार्टी नहीं दे सकती कि भाई किसी को कोर्ट किसको ठीक समझता है जमानत देता है, कोर्ट ठीक नहीं समझता है तो उसको जेल में रखता है। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, इसमें वो कोर्ट का फैसला तो ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो रियाज प्रतापगढ़ी ने कहा है कि ये 2 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, तो यहां पर ये मुस्लिम वोट बैंक छिटकेगा तो आपको डैमेज होगा या किसको डैमेज होगा? ये क्या कर सकता है समीकरण? आम आदमी पार्टी का वोट बैंक दिल्ली की जनता है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, कोई नहीं है। अब वो आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी है दिल्ली का, जो मिडिल क्लास है दिल्ली का, जो लोअर क्लास है दिल्ली का, और जो आम जनता है दिल्ली की, वो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। वही उसको 3 चुनावों के अंदर जिताती आई है, वही उसको मुख्यमंत्री बनाया, एमसीडी का चुनाव जिताया, 2 बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, भारी भारी बहुमत से बनाया। तो ये जो भाजपा के ये चोचले चल रहे हैं, कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, भाजपा के चोचले, भाजपा की तो अभी तक बात ही नहीं हुई, बीजेपी की तो रवि श्रीवास्तव जी अभी तक बात ही नहीं हुई। अभी बात ही चल रही थी राजीव रियाज प्रतापगढ़ी की, एआईएमआईएम की, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर देखिए कि कितना सेफ खेला जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पर बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं बोलेंगे। सवाल एआईएमआईएम का होगा लेकिन निशाना बीजेपी पर साधेंगे। सिद्धार्थ यादव जी, तो दिल्ली के दंगल में मुसलमान वोट की लड़ाई ऐसी कि सवाल कहीं और का, जवाब कहीं और का। देखिए, हम जानते हैं कि चाहे फिर वो एआईएमआईएम हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों ही पार्टियों का डीएनए एक ही है। ताहिर हुसैन कौन है? वो पहले किस पार्टी में था? जब दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी वो किस पार्टी से चुनाव लड़ा करता था, कौन उसको समर्थन देता था, ये तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। और आज भी जिस प्रकार से एक सॉफ्ट कॉर्नर है इनके मन में एआईएमआईएम को लेकर के, जो इन पर रोज बरस रहे हैं, पर ये वापस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पार कर चुकी है आम आदमी पार्टी। और ये लोग वो लोग हैं जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भेद के नाम पर, लिंग के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आज अपने आप को वकील बैरिस्टर बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ये कैसे भूल गए हैं कि खड़े होकर के मंचों पर वो कह रहे हैं कि किसको बेल मिलती है, किसको नहीं मिलती। अंकित शर्मा की न्याय की बात तो उनके मुंह से कभी नहीं निकली, जो आईबी के ऑफिशियल थे, जिनको ताहिर हुसैन ने मार डाला। ताहिर खान मार डाले, तब कोई दिक्कत नहीं है,
अरे भाई और आप ना उनको जज है जेल ना में रहते वकील हुए है, चुनाव ये लोग आप लड़वाएं, किसकी वकालत उनको कर जेल रहे में हैं? मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि AIMIM की बात करी, मार डाला, AIMIM की बात की तो रवि श्रीवास्तव जी को चोट लगी। ये मार देखिए डाला कितनी और तेज कुचल लगी। डाला, ये सारे जो है वो कोर्ट की नजर में गलत बयान है। ये वो कौन जब सा तक पुराना आप गाना साबित आया नहीं था, कर सकते, मुझे याद नहीं आ रहा, आप कोई लेकिन वो बयान नहीं कुछ दे ऐसे सकते उसके इसके लफ्ज बारे थे, में। कुछ ऐसे बोलते, भाई, चोट आप लगे तुझको साबित तो नहीं कर दर्द पाए मुझे अभी होता तक। है। आप चार्ज कुछ भी लगाते रहिए, चार्ज लगाना आपका अरे काम आप है। क्यों डिफेंड कर रहे हैं चार्ज तो ताहिर हुसैन को? सबके ऊपर एक्यूज्ड लगा दिए हैं, आपने। बेगुनाह भी 8-8 साबित नहीं हुए आदमी रवि तो आम जी। आदमी पार्टी के आम आपने आदमी जेलों पार्टी में को डाल क्या दिए। मैं इतनी सबसे खुशी रिएक्शन है ले कि लेता ताहिर हूं, हुसैन को सबसे क्लीन चिट रिएक्शन ले दी है? लेता हूं। ममता काले जी, बताइए। ममता काले जी, ये तब तक क्या है वो जो हवाबाजी मत चोट करिए। लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोशिश मत करिए। ये क्या हो रहा है? जनता को सब मालूम है जी। कि आज कितने बड़े, आपकी पार्टी कितनी बड़ी ममता जी पार्टी है। सुन पा रही हैं आप? सबको मालूम है जी जी जी, मुझे सुनाई दे रहा है, पर रवि जी चुप हो तो मैं कुछ बोलूं। नहीं, मैं आपका नहीं, प्रश्न भी ठीक से नहीं सुन पाई। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था एक पुरानी फिल्मों में गाना आया था कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो सारी बातें कही जा रही थी। तो उधर देखिए कि वहां बात हुई तो वो बीजेपी पर निशाना, इधर बात हुई तो AIMIM को छोड़कर बीजेपी पर निशाना। क्या है ये? क्यों गाते हैं? धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए, इन लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब के लिए तो एक ही गाना है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये जो है ना, सब एक ही थाली के बैगन है, कभी इधर कभी उधर, ये इनका काम है। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैं बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी कि इस देश के अंदर जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है वो सताए हुए हैं। हाँ। बताइए, ये वो भारत है जिसके अंदर राष्ट्रपति से लेके इस देश के अंदर DM बोल दीजिए, SP बोल दीजिए, तीनों सेनाओं में अधिकारी बोल दीजिए, पत्रकार बोल दीजिए, हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं। और ये सताने की परिभाषा है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्लिमों के अल्पसंख्यकों का गुण गाते रहते हैं, मैं उनको बता दूं कि माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है हमारा मुस्लिम समाज यहां पर, है ना। तीसरी बात मैं एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। जो ये 14% वोट बैंक है ना दिल्ली के अंदर मुस्लिमों का, उसके लिए लड़ रहे हैं कौन? ओवैसी साहब, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी। यानी कि केवल और केवल तुष्टीकरण की ये लोग राजनीति करते हैं, केवल और केवल जात पात में इन्होंने इस देश को विभाजित कर रखा है। अगर इतनी चिंता थी ओवैसी साहब को दिल्ली की, तो फिर मात्र 2 सीटों पर आप चुनाव लड़वा रहे हो, पूरी 70 सीटों पर लड़वाते ना। अब मैं क्यों नहीं बोलूंगी कि ये बी टीम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की। अब मैं ताहिर हुसैन पर बोलना चाहती हूं। देखिए, ताहिर हुसैन एक ड्रेडेड क्रिमिनल है, जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं। ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में अहम भूमिका निभाई है। ताहिर हुसैन ने मेरे उत्तराखंड के एक नाबालिग बच्चे दिलबर नेगी को, जहां पर वो काम कर रहा था हिमांशु जी, उसको पकड़ करके पहले उसके हाथ काटे, फिर पैर काटे और फिर उस बच्चे को जिंदा जलाया। हाँ, और आज ये आपके दावे, ये आपके दावे, ये आपके दावे, ये हमारे इसका चैनल से कोई लेना देना नहीं है। उसको कोर्ट से बेल मिल जाती है और ये लोग गलत बयान मत करिए, गलत बयान मत करिए। चार्ज कितने भी लगाइए, चार्ज मैं भी लगा सकता हूं। रवि जी बेईमान है। मोदी जी झूठ बोलते हैं 15 लाख रुपए देंगे, मोदी जी झूठ बोलते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मोदी जी झूठ बोलते हैं कि देश को हम कहां से कहां पहुंचा देंगे, मोदी जी झूठ बोलते हैं। एक नाबालिग बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा जो अपने परिवार को पालने के लिए उसको मार दिया। अरे भाई, इसका फैसला कोर्ट करेगा, आप नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ये तो सीधा हमला हुआ। मैं दोबारा से आता हूं ममता जी दोबारा से आता हूं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, एक बात बताइएगा कि पहले तो ये कि दिल्ली की लड़ाई मुसलमान वोट बैंक पर आ गई है, ये तो यहां पर अब दिख रहा है, लेकिन मुसलमान वोट अगर कटेंगे तो फायदा कैसे होगा? और क्या एक यही वजह है कि आम आदमी पार्टी खुलकर AIMIM के विरोध में नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ज्यादा कुछ हुआ तो फिर बाकी जगह पर दिक्कत हो सकती है वोट बैंक की? सबसे पहली बात है हिमांशु जी की दिल्ली की लड़ाई मुसलमान वोटों पर आई। अगर मुसलमान वोट सारा मिल भी जाए किसी एक पार्टी को, तो क्या वो सरकार बना लेगी? कोई भी पार्टी। तो दिल्ली की लड़ाई मुसलमान वोट पर कैसे आ सकती है? तो सर, लेकिन 11 सीटों पर जब निर्णायक भूमिका निभाते हैं तो वो 11 सीटें भी आप समझ रहे हैं कि मुकाबला कैसा है, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा उस पर। ये पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस होगा आपका हिमांशु जी, प्री इलेक्शन तो नहीं होगा कम से कम, कि 14% वोट जो है उसके लिए कोई पार्टी जान लगा दे और बाकी परसेंटेज वोट को छोड़ दे। ये मैं कह रहा हूं। नहीं, लेकिन इसमें आप प्रेम कुमार जी माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप ये तो देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, लेकिन ये वाला वोट बैंक इतना खास है कि ये भी दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, और AIMIM जब वहां पर पहुंची है तो ये डर सता रहा होगा।
दूसरी बात यह है, परसेप्शन पर ही हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल सीट बोल करके 20% भी मुस्लिम है, 14% भी मुस्लिम है, तो उसको मुस्लिम बहुल सीट बोल दिया जाता है। बाकी जब 80% हिंदू है तो वो हिंदू बहुल सीट नहीं कहा जाता है। ये हमारी एक सोच में एक कमी है, राजनीतिक विश्लेषण करते समय इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जो कह रहे हैं जैसे AIMIM सेकुलरिज्म को परिभाषित कर रहा है, इस सेकुलरिज्म को आप परिभाषित नहीं कर सकते जब आप केवल मुसलमानों की बात करेंगे। सेकुलरिज्म को कोई दक्षिणपंथी भी नहीं परिभाषित कर सकता जो केवल हिंदू की बात करता हो। सेकुलरिज्म सभी धर्मों को के साथ समान भाव से चलने का है और हमारे संविधान का शब्द है, उसको कोई हड़प भी नहीं सकता। संवैधानिक व्यवस्था है सेकुलरिज्म, इसलिए कोई पार्टी एक धर्म की बात करके सेकुलरिज्म को ओन नहीं कर सकता, ये बात मैं कहता हूं। तीसरी बात है कि हाँ, इस जैसे मुस्लिम वोट्स की सियासत होती है वैसे दलित वोट्स की भी सियासत होती है, वैसे हिंदू वोट की भी सियासत होती है, वैसे पूर्वांचली वोट की भी सियासत होती है। अलग अलग किस्म से सियासत होती है इस चुनाव में, ये एक सच्चाई है। और असदुद्दीन ओवैसी जी 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। अब NCP अजित पवार 12 जगह मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया है, उसकी तो चर्चा नहीं हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा हो रही है, क्यों? इसलिए अरे वो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं, वो बोलते हैं और कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं है। मुसलमानों की आवाज कौन उठाता है? कोरोना के पीरियड में सुन लीजिए प्रेम कुमार कह रहे थे मुसलमान जो है स्प्रेडर है कोरोना का। मरकज के हमारे साथियों पर कार्रवाइयां की गई, उसके बाद दिल्ली दंगों में उनका क्या रवैया रहा? तो मतलब ये है ना प्रतापगढ़ी साहब, मतलब ये है ना कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, बाकियों से आपको कोई लेना देना नहीं है। जो भी कुचला जाएगा, जो भी दबाया जाएगा, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, तो बयानों में क्यों नहीं निकलता है आपके? सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और मैं तो ये फिर कह रहा हूं, जो आपकी पार्टी का नाम है, आपको तो पता होगा ना फुल फॉर्म आपकी पार्टी का? जी। क्या? बहुत सी पार्टियां हैं। नहीं, क्या फुल फॉर्म आपकी पार्टी का नाम? अकाली दल है, शिवसेना है। सर आपकी पार्टी का नाम फुल फॉर्म क्या है? मैं बता रहा हूँ, हाँ, इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो उसमें ये बात है ना कि अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघ, इसमें देशवासियों को क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता? शिवसेना और सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ते हैं आप, धर्मनिरपेक्ष होने का? अकाली दल है कि नहीं? नहीं, तो आप धर्मनिरपेक्ष होने का पार्ट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? वहां तो सबकी बात की जाती है, यहां क्यों नहीं कर पाते आप? चलिए और सिंपल सवाल, ये 2 सीटें छोड़कर बाकी जगह पर भी मुसलमान हैं, क्या वहां पर आप आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने जितना नुकसान किया है मुसलमानों का, वो उनके विवेक पर मुसलमानों के है, जिसको देना चाहे दे। तो ये 2 सीटों पर आप क्या कर लेंगे? दिल्ली की सरकार बदल लेंगे? हम सिर्फ आवाज उठा रहे हैं कि देखिए मुसलमानों तो आप तो आवाज उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए ना भाई, एक सीट उनके लिए कितनी कीमती है। सिद्धार्थ यादव जी, आप हिमांशु भाई मेरी बात सुनिए जरा, बोलिए। बड़े शर्म की बात है कि भारत के मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान नहीं है, भाजपा का एक भी सांसद मुसलमान नहीं है। ये पूरी दुनिया को मैसेज। अरे आप लोग तो प्रयास कर रहे हैं ना कि आप जगह जगह चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में पूरी सीटों पर लड़े, जमानत जब्त हो गई थी, थोड़ा आधार मजबूत कीजिए, शायद हो सके कि आप लोग, है ना, सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा मेरे को सिद्धार्थ यादव जी ये बताइए, ये 2 सीटें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहां पर बनी हुई हैं। आम आदमी पार्टी चलिए खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन क्या यहां पर मुस्लिम वोट बैंक इतना ज्यादा मायने रखता है कि यहां खेल बिगाड़ सकता है? क्योंकि नेक टू नेक फाइट की बात भी की जा रही है, आपके लिए कितना मायने रखता है ये बताइए। देखिए हिमांशु जी, अभी प्रेम जी कह रहे थे कि किसी सीट के ऊपर अगर 30% 20% मुसलमान हो जाए तो उसको हम मुस्लिम सीट कहने लगते हैं, हम 80% 70% नहीं देखते। आपको ये बात तो जाकर के असदुद्दीन ओवैसी से पूछनी चाहिए। 30% मुसलमान अगर किसी सीट पे हो जाए तो कैसे सभी पार्टियां उसी एक वोट बैंक के आधार पर, क्या वोटिंग पैटर्न है कि सब पीछे लग जाते हैं उसी एक वोट बैंक के? ये तो कुछ वोटिंग पैटर्न का आकलन होगा ना कि 30% कहीं हो गया तो 50% की भी आवश्यकता नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी उसी सीट पर जाकर के लड़ेंगे, फिर आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर उसी सीट पे लगाएंगी, फिर कांग्रेस पार्टी की भी चिंता उसी सीट को लेकर के हो जाएगी। तो या तो मुस्लिम समाज किसी पैटर्न से वोट करता होगा, या इन सब पार्टियों को लगता होगा कि हमने जहां पे ले लिया वो हम एक मुश्त वोट लेने पाते होंगे। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव के अंदर आज दिल्ली में इन्हीं सभी विषयों से ऊपर उठ के जो आम आदमी पार्टी अपनी एक वोटिंग अरिथमेटिक बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं से कहीं मुसलमानों
मुसलमानों का वोट ले लें, कहीं हम इनको लुभा दें, कहीं वहां झूठा वादा कर दें। इस सब अरिथमेटिक से ऊपर दिल्ली का जो सामान्य जनमानस है, जिस प्रकार से वो त्राहिमाम की एक स्थिति में है, उसको स्थिति से बाहर निकाल करके नहीं सिद्धार्थ यादव जी, एक बड़ी बात कि जिसे आप देशद्रोही कहोगे हम उसे राष्ट्रवादी कहेंगे, ये क्या पॉइंट है? इस पर आपका रिएक्शन? ये तो हिमांशु जी इनकी आदत रही है। देखिए ना आप ताहिर हुसैन को कैसे डिफेंड कर रहे हैं सब बैठ करके। उन्हें कहा गया कि नहीं आप ये बात नहीं बोल सकते। अरे जिस चीज के लिए वो ट्रायल में किए जा रहे हैं, जिस चीज पर उनका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जो 4 जून पर बने हुए हैं, जिस पर अदालत उनको सुनने लग रही है, उस बात को आप कह रहे हैं कि बोलिए। ममता काले जी, इसका क्या मतलब, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जनता के बीच में? क्योंकि वो लगातार चर्चा करते हैं तो उनकी आवाज दूर तक जाती है कि जिसे आप एंटी नेशनलिस्ट कहेंगे हम उसे नेशनलिस्ट कहेंगे। देखिए ये तो इनका बेसिक नेचर है, यही इनकी राजनीति है, यही इनका सिस्टम है। फिर वो चाहे मिस्टर ओवैसी हो, मिस्टर केजरीवाल हो, चाहे कोई और हो। यहां पर मैं ना 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। अभी मैं आप ही के स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट ओवैसी साहब का पढ़ रही थी कि हमारी इतनी बड़ी संख्या है, उसके बावजूद हम भीख मांग रहे हो। मोरी मैया मुझे दिखाओ तो सही, ओवैसी साहब कहां, किस चौराहे में, माफ कीजिएगा, कटोरा लेकर के खड़े होकर के भीख मांग रहे हैं? अरे भैया करोड़पति हैं वो, हैदराबाद में जाकर के उनकी ठसक देखिए और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कहां मांग रहे हो? मुझे दिखा तो दो। अरे रियाज भाई रुक जाओ, प्रतापगढ़ी भाई रुक जाओ, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। और दूसरा थोड़ा गंगा जमुनी तहजीब जिसका आप बीच खाते रहते हो, उसको दिखा तो दो। मैं बोल रही हूँ ना, बोलने दीजिए। गंगा जमुनी तहजीब की आप लोग बात करते हैं, कहां चली जाती है आप लोगों की गंगा जमुनी तहजीब? जब इस प्रकार का कोई बात आचरण करने की बात आती है, तेल लेने के लिए चली जाती है। अच्छा एक चीज और बोलना चाहती हूँ, क्या है हिमांशु जी, समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी ने सारा जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको छीन लिया है। अब ओवैसी साहब को जो हमारा मुस्लिम समाज है वो अपना नेता मानता नहीं है। अब जो है ओवैसी साहब डरे हुए हैं और इसलिए उस डर के चक्कर में ये पहुंच गए कि भाई 2 सीटों पर चुनाव लड़ लूं ताकि मुझे मेरा समाज को नेता मान ले। आपको आपका समाज नेता नहीं मान रहा है। अब तो ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी मुस्लिमों के मसीहा और नेता हैं, तो आप कहां ना 3 में ना 13 में, मैं कौन खामखा वाली स्थिति में क्यों आए हुए? प्रतापगढ़ी भाई छोड़ दो आप लोग। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, इसके बारे में बात करूं, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। लेकिन मेरे को रवि श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति पर, वोट बैंक पर किसी तरह का कोई इंपैक्ट पड़ेगा? आप लोग बहुत श्योर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये धर्म विशेष, जाति विशेष की राजनीति करती ही नहीं है, काम की राजनीति करती है। नाम को 4-4 गुना बढ़ा दो। रवि भाई झूठ बोले, क्या सर्टिफिकेट इशू करने बैठे हो क्या यहाँ पे? आप क्या ठेकेदार हो क्या कि ये एंटी नेशनल है, वो देशद्रोही है, वो ये है, वो है? आप कौन होते हो कहने वाले भाई? आपको क्या सरकार ने क्या लाइसेंस दिया है क्या इशू करने का कि ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है? और होते हो आप करने वाले हिंदुओं के ठेकेदार आप, सनातन के ठेकेदार आप, एंटी नेशनल के ठेकेदार आप। देखिए मेरे को अच्छा यही लगता है कि प्यार से सभी लोग अपनी बात करते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। आज का पैनल बहुत बढ़िया, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बात रख रहा है। लेकिन प्रेम कुमार जी, एक पॉइंट जो ममता काले जी ने उठाया, मैं प्लीज चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उस पर विश्लेषण करें। वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत लंबे वक्त से आप देख रहे हैं। क्या ओवैसी के अंदर किसी तरह का अब एक डर है कि जो वो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, जो वो कहते हैं कि मुसलमानों का सिर्फ एक लौता नेता मैं हूं, लेकिन जितने भी राज्यों में जाते हैं वहां पर बुरी तरह से उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो ये डर भी उनके अंदर सता रहा है? देखिए हिमांशु जी, राजनीति में हार के बाद ही जीत होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जनसंघ, बीजेपी लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। आज सत्ता में है, बहुत समय तक बहुत चुनाव हारे हैं। तो चुनाव हारना इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये हक नहीं है कि वो अपने लिए लामबंदी। तो आपको भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है उनका? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनका संघर्ष है, वो राजनीतिक रूप से वोट मांगने आते हैं, ये उनका अधिकार है। और दूसरी बात है ना, एक बात और कि पॉजिटिव और नेगेटिव वोट, थोड़ी देर चर्चा हो रही थी, बहुत जल्दी बोलता हूं कि मुस्लिम वोटर्स पर ये लगता है कि वो किसी को हराने के लिए वोट करते हैं, वो नेगेटिव वोट करते हैं, ये इल्जाम है। उस हिसाब से तो AIMIM फिर पॉजिटिव वोट्स क्रिएट करती है। हम जीते या ना जीते, हम आपके लिए बोलते हैं, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। तो पॉजिटिव वोट, ये दर्द तो कई बार कांग्रेस से पूछिए कि जब वोट करता है बीजेपी को कई बार फायदा मिल जाता है, जैसे वो आरोप लगाते थे कांग्रेस और बाकी दलों से पूछे कि कितना दर्द होता है जब ओवैसी आते हैं। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ तो असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ